दवाई है पैक्लीटैक्सेल। वो एक कीमोथेरेपी की दवाई है जो कि कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। 600 रुपए की दवाई और उस पर एमआरपी 12,000 रुपए। मैंने लिखा एक पोस्ट, तो झारखंड के जो सीएम थे उन्होंने संज्ञान लिया उस पर कि हाँ। इस पर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि राज्य सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जो कैंसर की ज्यादातर दवाइयां हैं उनके साथ ये एक दिक्कत है कि एमआरपी में और जो लागत है उसमें काफी ज्यादा जो है वो अंतर है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि दवाइयों की इन कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। नियम में ये एक लूपहोल छोड़ दिया है कि आप 100 mg का बनाइएगा तब आप पे ये लागू होगा, और आप 300 mg बनाइएगा तो आप कुछ भी मनमाना प्राइस रख सकते हैं। ओ, ठीक ये है। तो खेल तो है। हाँ। जी, ऐसा एक दवाई नहीं है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बहुत ही कॉमनली एंटीबायोटिक। तो डॉक्टर साहब, रास्ता क्या है? तो मैं लूपहोल कहना भी जो है वो गलत रहेगा। इन्होंने इतना इजी वे छोड़ दिया है। खुद एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो हमारा एक गोल रहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। आपने मार्जिन इतना ह्यूज कर दिया कि कई बार ना चाहते हुए भी लालच में अस्पताल या डॉक्टर वो गलती कर बैठते हैं। आप कोई दवाई अगर टीएमएच की डिस्पेंसरी से लेके आते हैं तो डॉक्टर या अस्पताल उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि टीएमएच अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सलाह दिया कि सर, झारखंड राज्य में आप टीएमएच से बात कर लीजिए। जो 560 का दवाई है वो अभी 12,000 का है, वो 2,000% का मार्जिन है। आप उसमें 50% मार्जिन दे दीजिए, मरीजों को बहुत सस्ता पड़ेगा। प्राइसेस को लेके ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मैं मरीज देखने के 15,000 रुपए लूंगा हाँ। और डॉक्टर पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, आप उसे रोक नहीं सकते। मरीजों को ये छूट होनी चाहिए कि आपको अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते। मैं इस चार्ज को कम रख के किसी और चार्ज में हिडन डाल के वो डाल लूं, वो जस्टिफाइड नहीं है मुझे। आप एकदम तय कर लीजिए जो पेटेंटेड है, जो नॉन पेटेंटेड है। जो नॉन पेटेंटेड है आप उस पे सब पे कैप लगा दीजिए। तो क्वालिटी कंट्रोल जेनरिक दवाइयों में एक मुद्दा है। दिक्कत वहां पे आती है जहां पे आप बोलते हैं कि यही कंपनी का दवाई लो, वो कंपनी भी आपने कभी सुनी हुई नहीं रहती है। देश में कई ऐसे लैब हैं, आप यकीन मत मानिएगा, हम लोग बोलते हैं सिंक टेस्ट। सिंक टेस्ट मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ब्लड लिया और ब्लड को सिंक में डाल दिया। अगर प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आपको सुन रहे हो तो बतौर डॉक्टर क्या अनुरोध आप उनसे करना चाहेंगे? स्वास्थ्य को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला कि आप पब्लिक हेल्थ को कैसे सस्ता कर सके और क्वालिटी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सके। पेटेंटेड और नॉन पेटेंटेड दवाइयों को डिफरेंशिएट करके सारी दवाइयों पर कैप लगा देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके सामने आए हैं। ये मुद्दा जो हर भारतीय के साथ जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। किस तरह, आज ये समझाने के लिए एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अनुज कुमार। डॉक्टर अनुज कुमार क्रेनोफेशियल सर्जन हैं, झारखंड रांची में कार्यरत हैं। रांची में मरीजों की सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ मरीजों से जुड़े हुए और एक उपलब्ध सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध हो इस दिशा में लगातार अपनी बात, तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। डॉक्टर अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया कि 600 रुपए की दवाई और उस पर एमआरपी 12,000 रुपए। दर्शकों, यहां पर आपको समझना होगा कि अगर आप समझिए कि आप बाजार में जाते हैं, किसी दवा पर अगर 12,000 रुपए उसका एमआरपी लगा हो तो आप उसे 8,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 10,000 में भी खरीदेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो आपने सस्ती खरीदी। लेकिन असल गोरख धंधा क्या है, ये डॉक्टर अनुज समझाएंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा अगर विस्तार से जो मुद्दा आपने उठाया उसके बारे में समझा सकें तो। जी सर, ये जो मैंने एक पोस्ट जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो एक दवाई है पैक्लीटैक्सेल। वो एक कीमोथेरेपी की दवाई है जो कि कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। और पैक्लीटैक्सेल एक दवाई है जो कि मैंने उदाहरण के तौर पर उस दवाई का अपनी पोस्ट में जिक्र किया था। जो कैंसर की ज्यादातर दवाइयां हैं उनके साथ ये एक दिक्कत है कि एमआरपी में और जो लागत है उसमें काफी ज्यादा जो है वो अंतर है। और जब मैं लागत की बात करता हूं तो लागत में मैं बस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं ये जोड़ रहा हूँ कि जिस
दवा कंपनी ने उसे बनाया है, वो उसे बनाने के बाद वो कितने रुपए में उसे बेच देती है एक होलसेलर को या रिटेलर को। तो उस प्राइस में और जो एमआरपी है उस प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दवाई को बनाने के लिए जो गुणवत्ता है वो कॉस्ट कवर करने के बाद, दवाइयों का जो मार्केटिंग है वो कॉस्ट कवर करने के बाद, और जो रिटेलर और होलसेलर का मार्जिन है वो कॉस्ट करने के बाद भी जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। और ये मार्जिन इसीलिए है ताकि आप उस दवाइयों को आप कमीशन के तौर पर, आप एक एक बड़ी राशि जो है आप कमीशन के तौर पर फिक्स कर सके, जिससे कि डॉक्टर को आप ये बोल सके कि भाई आप डॉक्टर को या अस्पताल को आप ये बोल सके कि सर आप इस दाम में ये कीजिए और ये कमीशन का पैसा इतना ज्यादा है। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत अगर दवाई की गुणवत्ता को लेकर होती तो दिक्कत नहीं होती, अगर मार्केटिंग का कॉस्ट होता तो दिक्कत नहीं होता। लेकिन मार्केटिंग के नाम पर जो कमीशन के लिए जो इतना ज्यादा रकम उन्होंने एमआरपी में उसका प्रावधान कर रखा है, दिक्कत उस बात से है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक दवा की बात नहीं है, हमने देखा है कि ये बहुत सी दवाओं में इस तरीके की बात आती है और समय समय पर ये मुद्दा उठता रहता है। तो क्या भारत जो इतना विशाल देश, 145 करोड़ की हमारी आबादी, और क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि दवाइयों की इन कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके, एक जायज मुनाफा खरीद लिया जा सके? और कैंसर जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके जानकारी में या जिनके परिचित में कोई कैंसर का मरीज ना हो। इस तेजी से कैंसर हमला कर रहा है, और ऐसे में इस तरीके की मुनाफाखोरी, इस कदर बड़ी मुनाफाखोरी। जी बिल्कुल। और इसमें मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताता हूँ। जो पैक्लिटैक्सेल दवाई है वो सरकार ने डीपीसीओ के अंदर डाला हुआ है। इसका मतलब है कि उसका जो मूल्य है वो नियंत्रित है। पर इसमें पेच क्या है कि सरकार ने पैक्लिटैक्सेल की 100 mg की दवाई को डीपीसीओ के अंदर डाला है। ठीक है। और जो 300 mg है वो डीपीसीओ के अंदर नहीं है। तो क्या होता है कि सरकार ने तो बोला कि भाई हमने तो इस दवाई को एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया है, आप इसका मूल्य जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार ने अपने नियम में ये एक लूपहोल छोड़ दिया है कि आप 100 mg का बनाइएगा तब आप पे ये लागू होगा, और आप 300 mg बनाइएगा तो आप कुछ भी मनमाना प्राइस रख सकते हैं। हाँ। ओ, ठीक है। ये तो खेल तो है। हाँ। जी, तो उन्होंने 100 अच्छा, ऐसा ऐसा एक दवाई नहीं है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बहुत ही कॉमनली एंटीबायोटिक है मेरोपेनम। उन्होंने क्या किया कि मेरोपेनम पे उन्होंने बोला कि ये वही डीपीसीओ के अंतर्गत आएगा। कंपनियों ने क्या किया कि मेरोपेनम में वो किसी और उन्होंने ईडीटीओ को मिक्स किया, ईडीटीओ के साथ डाला, और वो अब डीपीसीओ से बाहर हो गया। तो आप अगर इतने इजी लूप होल्स छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वो तो सिर्फ फिर खाना पूर्ति हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, रास्ता क्या है? क्योंकि अगर सरकार किसी दवा को डालती भी है तो उसकी अगर एमजी को बढ़ा करके, जैसे 100 और 300 का आपने बताया, तो ये तो एकदम खुला रास्ता है। सरकार कहेगी कि जी हमने इन्हें इनके प्राइस कैपिंग कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ से एक रास्ता छूट दे दिए कि आप अपने रास्ते इसी तरीके से मुनाफोखोरी बढ़ाइए। जी बिल्कुल, ये लूपहोल ही नहीं है, ये तो समझिए कि एक चोर दरवाजा की तरह उन्होंने खोल दिया है। और ये तो मैं लूपहोल कहना भी जो है वो गलत रहेगा। इन्होंने इतना इजी वे छोड़ दिया है। सर देखिए, दवाई दो दो चीजें हैं। अगर आप एक ओपन मार्केट की बात करेंगे तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप प्राइस कैप लगाएंगे, क्योंकि फिर कंपनियां भी ये कहेंगी कि भाई साहब आप अगर मेरे पे ऐसे ही कैप लगाओगे तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे खर्चा करूंगा, मैं अपने कंपनी का मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं स्केलेबिलिटी कैसे लाऊंगा। ये एक मुद्दा है कि सरकार जो है वो मनमाने तरीके से जो है वो प्राइस कैप नहीं कर सकती। लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक लिमिट रहना चाहिए। क्या होता है सर कि अ, जो जो अस्पताल है या जो डॉक्टर्स है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट है। ये हाँ। इस बात को मैं समझता हूँ। मैं खुद एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो हमारा एक गोल रहता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जब आप दवाइयों पे इतना बड़ा मार्जिन छोड़ देते हैं तो उसमें फिर एक लस्ट फैक्टर आ जाता है। अगर सपोज कीजिए कोई मरीज है और मैं एक
एक दवाई के एक डोज में अगर मैं 10,000, 12,000, 20,000 रुपए का मार्जिन दे रहा हूँ, तो ये डॉक्टरों के लिए भी, अस्पतालों के लिए भी बहुत टेम्पटिंग हो जाता है कि आप ओवर ट्रीटमेंट करें। हम्म। जहां पे जो डोज की जरूरत होगी उसको लगेगा भाई ठीक है 2 डोज और दे दो। कैंसर जैसी बीमारी है, अगर बोल दिया 4 डोज के बदले 6 डॉक्टर, तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो आपने वो एक लस्ट जो होता है ना, उसका आपने एक बहुत बड़ा एरिया छोड़ दिया है कि आपने मार्जिन इतना ह्यूज कर दिया कि कई बार ना चाहते हुए भी लालच में अस्पताल या डॉक्टर वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है। तो अगर क्या होता है कि मार्जिन कम होता है तो वो हमेशा देखा जाता है ना कि आपको क्या क्या आपको मिल रहा है। हम्म। तो वो लस्ट इतना ज्यादा आपने कर दिया है कि अ, वो ना चाहते हुए भी या आउट ऑफ कंपल्शन वो मॉनिटरी गेन इतना ज्यादा है कि कई बार वो बहुत ज्यादा ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है। और आप समझिए कि जैसे मैंने जो पोस्ट लिखा था उस पर मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ कि सरकार जी। कितना ज्यादा आपको कितना वाकई में कितनी ज्यादा उनमें इच्छा शक्ति है। सर मैंने लिखा एक पोस्ट, तो झारखंड के जो सीएम थे उन्होंने संज्ञान लिया उस पर हाँ। कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि राज्य सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि मूल्य निर्धारण जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता। हम्म। लेकिन फिर मैंने एक रास्ता सुझाया, मैंने बोला कि सर क्या किया जा सकता है तत्कालिक तौर पर, कि जैसे टीएमएच है। हम्म। टीएमएच क्या है कि वहां पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। टीएमएच जो है वो तो कोई छोटा सेंटर है नहीं। टीएमएच की जो मेडिकल डिस्पेंसरी है वहां पे सर मात्र 5% मार्जिन में यही पैक्लिटैक्सेल आपको मिल जाएगा। अच्छा। झारखंड राज्य से इतने कितने मरीज हैं, इतने ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि रांची से जाते हैं मुंबई सिर्फ दवाई खरीदने के लिए। अच्छा, टीएमएच के साथ क्या है कि आप कोई दवाई अगर टीएमएच की डिस्पेंसरी से लेके आते हैं तो डॉक्टर या अस्पताल उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि टीएमएच अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। आप उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई मरीज दवाई लेके आया, अस्पताल ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये मरीज दवाई जो है इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। लेकिन वही मरीज अगर टीएमएच की दवाई लेके आ रहा है तो अस्पताल ये नहीं कह सकता है। हाँ। इंडिया में तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंसर के मामले में टीएमएच से बड़ा नहीं है। हाँ। हमने अगर वहां से दवाई लेके आया तो उस पर सवाल नहीं उठेगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सलाह दिया कि सर झारखंड राज्य में आप टीएमएच से बात कर लीजिए। टीएमएच की एक डिस्पेंसरी जो है वो झारखंड में उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो खोल लें। टीएमएच जो है वो बल्क प्रोक्योर करता है, राज्य सरकार उनको सहयोग दे। 5% ना ले, उनको मैं तो बोलता हूँ 50% मार्जिन दे दे। हाँ। लेकिन 2,000% मार्जिन तो नहीं रहेगा। तब भी सस्ती मिलेगी। हाँ, हाँ तो बहुत सस्ती मिलेगी। कोई कोई सर मतलब कि जो 560 का दवाई है वो अभी 12,000 का है, वो 2,000% का मार्जिन है। हम्म। आप उसमें 50% मार्जिन दे दीजिए, मरीजों को बहुत सस्ता पड़ेगा। गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। हालांकि उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ ये नहीं आया है। पर मुझे लगता है कि ये हर एक राज्य, क्योंकि जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये बहुत ही कैंसर की जो मरीज है बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इन चारों राज्य में, मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, ये किसी भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए बहुत छोटी सी बात है कि वो एक सेंटर टीएमएच से बात करके अपने राज्य में खुलवा ले। सिर्फ मेडिकल डिस्पेंसरी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अपने अस्पताल खोले, वो सिर्फ एक मेडिकल डिस्पेंसरी खोल ले। आपका 60-70% जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समहाउ जो इच्छा शक्ति है, वो तो पॉलिटिकल विलिंगनेस जो है वो तो बहुत ही लैकिंग है। डॉक्टर साहब, अभी 2 साल पहले मेरी माँ भी कैंसर से पीड़ित रही, उनका इलाज चला। वो पूरे साल उनका करीब करीब इलाज चला, और उसके बाद अभी वो ईश्वर की दया से और डॉक्टरों की मेहरबानी से वो ठीक ठाक हैं। लेकिन उस एक साल में मुझे उनका हर 21वें दिन उन्हें एडमिट करवाना पड़ता था हॉस्पिटल में। और फिर उनको 5 दिन कीमोथेरेपी उनकी चलती थी, और फिर 5 दिन वो हॉस्पिटल में ही रिकवर करती थी। तो यानी हर हम्म। 21 दिन के बाद उन्हें 10 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ता था। तो उस दौरान जो उन्हें दवाइयां दी गई या हॉस्पिटल के जरिए जो कुछ भी दिया गया, मुझे तो कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पेशेंट एडमिट है और वो सब इलाज चल रहा है, उनका कीमो का भी इलाज चल रहा है। वो बाद में बता देते हैं कि ये सब दवाइयां आपको दी गई। लेकिन हॉस्पिटल जो आपको दवाइयां यूज करता है, वो एमआरपी पर हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल यूज करते हैं।
आमतौर पर ग्राहक जब बाहर खरीदने जाता है तो वो कोशिश करता है, पता करता है कि कहाँ पर थोड़ी सस्ती मिल सकती है, कहाँ डिस्काउंट मिल सकता है। अस्पतालों में तो उसका हाथ ये भी बन जाता है उसको, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है तो वो भी बंद जाता है कि उसे वहां से जिस रेट पर उसे मिल रही है वो उसे इस्तेमाल करनी पड़ती है। जी, ये एक समस्या है। हालांकि दवाइयों को लेके गाइडलाइंस है कि जो अस्पताल है वो बाध्य नहीं कर सकता है मरीज को कि आप उनके यहाँ से ही दवाई जो है ले। और इसमें देखिए, अस्पताल का एक खर्च है। अस्पताल जो एक रन करता है उसमें बहुत सारे मैन पावर इन्वॉल्व है, बहुत सारे सिक्योरिटी की चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारे हिडन चार्जेस जो है, हिडन कॉस्ट जो है वो एक अस्पताल चलाने में लगता है। मुझे लगता है कि प्राइसेस को लेके ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हम्म। अगर अगर मुझे किसी चीज को चलाने में ये खर्च लगता है, सपोज कीजिए मुझे नर्सिंग में एक पर्टिकुलर खर्च लगता है, तो मैं सीधे सीधे कह के मरीज से ये पैसा लूं कि भाई देखो मेरा ये चार्ज है नर्सिंग का। बिल्कुल, वो आप दवाइयों की आड़ में नहीं ले सकते। जी। हाँ। मेरा अगर अगर कोई मैं अगर कोई डॉक्टर को हायर करता हूँ, जो कि डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं मरीज देखूंगा, मैं मरीज देखने के 15,000 रुपये लूंगा, हाँ। वो डॉक्टर पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, आप उसे रोक नहीं सकते। मुझे अगर लगता है कि मेरा वर्थ जो है, मेरा 15 मिनट वर्थ जो है वो 15,000 का है, तो मैं स्वतंत्र हूँ। मरीजों को ये छूट होनी चाहिए कि आपको अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते। हम्म। ठीक है। मुझे भी ये छूट होनी चाहिए कि मैं अपनी कंसल्टेंसी रकम क्या तय करूंगा, या मैं कोई सर्जरी करूंगा तो मैं उसकी रकम क्या तय करूंगा। ये बिल्कुल मेरे ऊपर निर्भर करना चाहिए, ओपन मार्केट है। लेकिन मैं इस चार्ज को कम रख के किसी और चार्ज में हिडन डाल के वो डाल लूं, वो जस्टिफाइड नहीं है मुझे लगता तो डॉक्टर साहब, जो इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया फार्मेसी हब है, ये तो एक है। तरह जी। से ये दिखाई दे रहा है कि फार्मेसी हब तो हम दुनिया के लिए हैं, लेकिन अपने ही लोगों के लिए ये तो लूट भी नहीं बल्कि डकैती है। अगर 2-2 हजार% मुनाफा होगा तो ये तो खुलेआम डकैती है। किस तरीके से आदमी, क्योंकि पहले ये सवाल उठते हैं कि ये सब इलाज सरकारी मुहैया करवाए जाने चाहिए, सरकार उस लेवल पर दे नहीं पा रही जिस पर जरूरत है, लोग प्राइवेट इलाज करवाते हैं और फिर दवाइयां इतनी महंगी, इस कदर महंगी, इस कदर मुनाफाखोरी की 2-2 हजार% महंगा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो कोई रास्ता दिखाई तो दे नहीं रहा। जी बिल्कुल, इसमें सर तरीका यही है। एक तो जो मैंने शॉर्ट टर्म तरीका बताया कि हाँ। सरकार जो है वो इसे पूरी तरीके से नियंत्रित करे, और जो राज्य सरकारें हैं वो टीएमएच जैसे इंस्टीट्यूट से टाई अप करें, हर एक राज्य में अपना डिस्पेंसरी खोले, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आपको नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि मार्केट को थोड़ा एक फ्री विल भी रहे, कि वो अपने रिसर्च डेवलपमेंट में भी अच्छे से खर्चा कर पाए, और वो अपना क्वालिटी कंट्रोल भी कर पाए। लेकिन साथ ही साथ जो एक बार आपने एक रकम तय कर ली कि डिस्ट्रीब्यूटर को किस रकम पे आपने बेचा, उसके बाद मुझे लगता है कि प्राइस कैप बहुत जरूरी है। और मनमाने तरीके से पेटेंटेड दवाइयां छोड़ के, जो दवाइयां हाँ अभी बिल्कुल। रिसर्च के जस्ट बाद आई है, उस दवाइयों को छोड़ के बाकी जितनी दवाइयां हैं उस पर बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन चाहिए। बहुत ही एकदम हर एक दवाई को वो देखें कि क्या कॉस्ट होना चाहिए, क्या लागत मूल्य है, क्या मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन रखा है, और उसके बाद जो है एमआरपी को ड्रास्टिकली जो है हर एक दवाई पर तय होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो एसेंशियल मेडिसिन वाला लिस्ट चक्कर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लूप होल निकाल लेंगे। आप एकदम तय कर लीजिए जो पेटेंटेड है, जो नॉन पेटेंटेड है। जो नॉन पेटेंटेड है आप उस पे सब पे कैप लगा दीजिए। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है कि इसी कारण, क्या यही बड़ा कारण है कि डॉक्टर आम तौर पर, मैं ये सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आम तौर पर डॉक्टर खास कंपनी की दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करते हैं अपने मरीजों के लिए, क्या यही यही उसका बड़ा कारण भी है? सर देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। कई बार क्वालिटी कंट्रोल भी एक बड़ा इशू अच्छा। हमारे देश। जैसे नियमता क्या होता है कि जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ दोनों की क्वालिटी जो है वो समान होनी चाहिए। हाँ। हालांकि चूंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड है, इंस्पेक्शन बहुत रेगुलरली नहीं होते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल जेनरिक दवाइयों में एक मुद्दा है। उसे पूरी तरीके से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर, सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो बहुत नामी कंपनियां हैं, मैं उनकी दवाइयां अगर लिखता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो, ये 3-4 कंपनी में से किसी एक का दवाई ले लो। हाँ। दिक्कत वहां पे आती है जहां पे आप बोलते हैं कि यही कंपनी का दवाई लो, वो कंपनी भी आपने कभी सुनी हुई नहीं रहती है। हाँ। ठीक है। दिक्कत वहां पे है। तो
ब्रांडेड कंपनियों की दवाई लेने में एक डॉक्टर को भी ये रहता है कि भाई हो सकता है कि क्वालिटी जो, क्योंकि डॉक्टर भी चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो। मैं जो दवाइयां दे रहा हूं, मैं अगर स्वयं जी दे रहा हूं तो मरीज को उसका फायदा होना चाहिए। तो ये भी एक है कि कई बार डॉक्टर इसलिए भी बोलते हैं कि भाई उन्हें इस एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनियां, अगर अच्छा ब्रांड है तो उन्हें विश्वास रहता है। हालांकि आप उसे एक नहीं कह सकते आप इसी ब्रांड का लो, क्योंकि हाँ, 3-4 देश में 5-6 अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो आप हाँ, उस 5-6 में से किसी का भी ले लेंगे, अगर वो बनाती है तो मुझे लगता है वो जस्टिफाइड है। सेम जैसे लैब लैब वाला है, कई बार लैब में भी बड़ा इशू है। आप कई बार आप सुने होंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि इसी लैब से कराओ। हाँ, बिल्कुल। देश में कई ऐसे लैब हैं, आप यकीन मत मानिएगा, हम लोग बोलते हैं सिंक टेस्ट। सिंक टेस्ट मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ब्लड लिया और ब्लड को सिंक में डाल दिया और उन्होंने मन मर्जी रिपोर्ट छाप दी। ठीक है, अपना कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे लैब खुल गए हैं जिनमें हाँ, कुछ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, जिनकी मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है। तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है किसी अच्छे लैब से करा के लेके आओ। कई बार आप देखोगे कि अल्ट्रासाउंड होके आता है किसी पर्टिकुलर जगह से, डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं यार एक काम करो, ये आप ना एक बार वापस से अल्ट्रासाउंड रिपीट कर लो। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को लगता है कि जो मरीज के सिम्टम है और जो लैब रिपोर्ट है वो मैच नहीं कर रहे हैं, या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या सीटी स्कैन रिपोर्ट मैच नहीं कर रहा है। तो वो अपने डाउट को हटाने के लिए वो बोलते हैं कि भाई एक बार हम लोग वापस से जो है हम लोग रीटेस्ट करवा लेंगे। वो समझ में आता है। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि किसी भी अच्छे लैब का, हम्म। सपोज कीजिए अगर मैं किसी भी अच्छे लैब का रिपोर्ट देता हूं तो मुझ में ये होना चाहिए कि मैं, अगर ये अच्छा लैब है तो मैं उसका रिपोर्ट मानूं। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं दुनिया के सारी लैब खराब है और बस मेरे अस्पताल का ही लैब अच्छा है, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है। डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि देश में, क्योंकि आपने अपनी बात में बीच में कहा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी भी इसमें आड़े आ रही है, क्योंकि ये तो देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल है और हर नागरिक इससे परेशान है कि महंगी दवाइयां उन्हें मजबूरी में खरीदनी पड़ रही है, जिनके बारे में आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं तो आपने बताया। और लेकिन आम आदमी को तो इन सब चीजों की उतनी जानकारी नहीं होती। तो देश में मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला हुआ है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आपको सुन रहे हो तो बतौर डॉक्टर क्या अनुरोध आप उनसे करना चाहेंगे? सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि हेल्थ को लेकर, हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सबसे कम ध्यान सरकार का इन दो मुद्दों पर है। बिल्कुल। इसको लेके आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहिए। हेल्थ को लेकर कई बार क्या होता है कि सबको लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। हेल्थ के साथ सबसे बड़ी समस्या है, कई बार आप अपने अपने एक्सपीरियंस को भी जो है आप साइंटिफिक एविडेंस मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ को प्रोफेशनल के हाथों में छोड़ देना चाहिए। और हम कैसे प्रो पब्लिक हेल्थ बनाएं। कई बार सर क्या होता है कि हेल्थ का मतलब आप सब यही समझते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सस्ता होनी चाहिए। हाँ, हर बार ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नई नई टेक्नोलॉजी का भी एक कॉस्ट है। हाँ, तो स्वास्थ्य को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला कि आप पब्लिक हेल्थ को कैसे सस्ता कर सकें, और क्वालिटी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकें। क्वालिटी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अगर आप उसमें चाहते हैं कि, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि झारखंड में रोबोटिक सर्जरी हो, तो झारखंड में रोबोटिक सर्जरी तभी हो पाएगी जब अगर कोई अस्पताल रोबोट खरीदता है तो वो बहुत महंगा है, वो 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ का रोबोट आता है। तो जाहिर सी बात है उससे अगर सर्जरी होगी तो मरीज का कॉस्ट भागेगा। ठीक है। तो आप सब कुछ को आप पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत नहीं ला सकते। आपको ये समझना होगा कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि मुझे क्या पब्लिक हेल्थ में रखना है, क्या प्राइवेट हेल्थ, क्या क्वालिटी हेल्थ में रखना है। मैं प्राइवेट हेल्थ नहीं बोलूंगा, मैं अच्छा। पब्लिक हेल्थ बोलूंगा और क्वालिटी हेल्थ बोलूंगा, एडवांस हेल्थ केयर बोलूंगा। क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी कोई ऐसा नहीं है कि आप हर मरीज को करना चाहेंगे, बट हम चाहेंगे कि हमारे देश में सर्जरी हो। जो चाहते हैं कि रोबोट से सर्जरी हो, जो चाहते हैं कि बहुत डिजिटली बहुत एडवांस रहे, उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार को ये डिफरेंशिएट करना होगा। और जो अननेसेसरी के चार्जेस हैं, मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल्स जैसे उन्होंने स्टेंट में किया, हाँ, आपने देखा स्टेंट में उनका एक जो कदम था, उसने कितना कितने लोगों बिल्कुल, के कॉस्ट को बिल्कुल, कम किया है। बिल्कुल। ठीक है। मुझे लगता है कि वैसे ही उनको एक कड़ा कदम उठाना होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके,
और बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई उसमें सेकंड थॉट लिए हुए, उन्हें बिल्कुल पेटेंटेड और नॉन पेटेंटेड दवाइयों को डिफरेंशिएट करके सारी दवाइयों पर कैप लगा देना चाहिए। वही एक तरीका है, अदरवाइज जो है आप इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।